अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? हमेशा की तरह उम्मीद करती हूं कि आप जहां कहीं हो खैरियत से और हमारा शो वॉच कर रहे हो। हर नई सुबह एक नया पैगाम, एक नया मैसेज लेकर आती है और आज का मैसेज मैं आप लोगों को ये देने वाली हूँ। हमेशा की तरह के पॉजिटिविटी के साथ अपनी डे का आगाज़ करें। कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, हमने उनका मुकाबला जो है हमारे हाथ में होता है, कैसे करना है, उनको फेस कैसे करना है। अगर आप उसको पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा, वरना डिप्रेशन में जाकर आपकी अपनी हेल्थ भी ख़राब होगी और उन मसाइल का हल भी नहीं निकलेगा। तो अल्लाह पर तवक्कुल रखें और कंसिस्टेंट रहें अपनी मेहनत पे। तो जी, इस खूबसूरत सी बात के साथ अपने शो को मूव ऑन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जूम पर उबैद खान, जो कि ब्यूरो चीफ रोज़ न्यूज़ लाहौर हैं, और उनसे आज हम जानेंगे गर्मियों की छुट्टियों के बारे में, जो कि ऐलान कर दिया गया है जी पंजाब हुकूमत ने। उस हवाले से क्या ऐलान किया, क्या अनाउंसमेंट है, इसके बारे में कंफर्मेशन भी उनसे लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो पंजाब हुकूमत ने 3 माह से ज़ायद की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। इतनी ज़्यादा गर्मियों की छुट्टियां, क्या इतनी गर्मी पड़ रही है पंजाब में? देखें, पंजाब की अगर जो फैक्ट्स हैं इस वक्त मौजूदा मौसम की सूरत हाल की बात करें तो कल भी लाहौर शहर में और पूरे पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश भी हुई थी और तेज हवाएं चलती रही हैं। और इस वक्त जो दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक रिकॉर्ड किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कम से कम रात को कदरे बेहतर हो जाता है मौसम तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत है वो जाता है। अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक है, और मौसमी सूरत हाल के मुताबिक जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई ऐसा हीट व्यू का जो सेगमेंट है वो नजर हमें नहीं आ रहा है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हमारे वजीर तालीम जो हैं राना सिकंदर करना हयात, इसका। उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज बाकायदा ऐलान किया गया है कि इस बार जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो बाकायदा जो हैं कि अब 22 मई को शुरू होने जा रही हैं, और 22 मई से वो छुट्टियां शुरू होंगी। और फिर दोबारा जो स्कूल हैं वो 23 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। और अगर मैं माजी को याद करूं तो माजी में पिछले साल जो था वो 28 मई को छुट्टियां दी गई थी और 14 अगस्त के बाद स्कूल जो थे वो ओपन हुए थे। जबकि माजी में काफी बारिशें भी हुई थी, मौसम भी हीट व्यू भी था और काफी गर्मी थी उस वक्त। मगर अभी की जो सूरत हाल है, 10 जायद छुट्टियां दी गई हैं, जिसके ऊपर जो निजी स्कूल, जो निजी तालीमी इदारे हैं, उनके मालकान की जानिब से तशवीश का इजहार भी जो है वो किया गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो तालीमी निसाब को कैसे मुकम्मल करेंगे। मगर एक जानिब तो वो उसातिज़ा और जो निजी स्कूलों के जो मालकान हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब से मजमूई तौर पर जो वालिदैन हैं वो काफी खुश नजर आए हमें, और हमारी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बाकायदा कहा कि जी बिल्कुल गर्मियां होती हैं और ज्यादा गर्मियां होती हैं, बच्चे जो होते हैं स्कूल के, खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं, तो वो इस जो मौजूदा हीट व्यू लाहौर शहर में जिस तरह से आता है, तो अगर मौसम चेंज हो जाए तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अब दोनों जानिब अगर देखा जाए तो एक जानिब वालिदैन है जो जिनका मजमूई तौर पर रद्द-ए-अमल जो था वो पॉजिटिव नजर आया था। दूसरी जानिब जो निजी स्कूल के जो उसातिज़ा थे उनकी जानिब से ये तशवीश का इजहार किया गया कि वो तालीमी जो निसाब है वो मुकम्मल नहीं होगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें समर कैंप लगाने की इजाजत जो है 3 माह के दौरान वो दी जाए, ताकि जो तालीमी निसाब है और तालीमी सरगर्मियां हैं वो ज्यादा मुतासिर ना हो। क्योंकि जाहिर है कि लाहौर शहर के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर अभी की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको एक जानिब पता है कि वाजे के इस वक्त एक बहरान भी है, और जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुख्तलिफ मकामात पर क्रैकडाउन और उसके अलावा लॉकडाउन भी मौजूद है। तो एक जानिब हमने उसको भी देखना है, और दूसरी जानिब लाहौर शहर में हमेशा से जो हीट व्यू है वो अपने अरूज पर होता है, लाहौर शहर हो, पूरा पंजाब हो। तो अगर हीट व्यू के जो अभी से एलिमेंट और उसके बाद जो खदशात हैं, और जिस तरह से बताया गया है कि इस साल ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, और जो शहरी हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलें भी तो अगर सूरज अपने पूरे आबोताब पे हो तो आप पानी की बोतल साथ रखें और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि जो हीट व्यू से जो नुकसान आते हैं उनसे बचा जा सके। जी।
अच्छा, आपने कहा कि गर्मी अभी आई नहीं है, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन यही हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इसलिए इसकी वजह फ्यूल तो नहीं है? क्योंकि पहले ही बच्चे जो हैं वो 4 डेज़ आपने देखा है स्कूल जाते हैं, फ्राइडे को पहले ही ऑफ होता है, 3 डेज़ उनका ऑफ जा रहा है। इसकी वजह से ये जो अनाउंसमेंट हुई थी फ्यूल की वजह से, अभी आप देखें कि बच्चों का जो सिलेबस है वो नो डाउट बहुत मुश्किल से कवर अप हो रहा है। तो उनका जो कंसर्न है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, उनका भी अपनी जगह पे वो बिल्कुल राइट हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या फ्यूल की वजह से भी ये सब किया जा रहा है कि जो इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबली? देखिए, ये भी एक वजह मुमकिन है, और क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। ईरान अमेरिका जंग ने ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। और फ्यूल प्राइसेस जो हैं, एक जानिब मैंने पहले जिक्र किया है कि हमने जो तेल है उसको, जाहिर है कि पेट्रोलियम मसनूआत को हमने सेव भी करना है। और इसमें हुकूमत पंजाब ने वाजे कहा था कि आप ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल कोशिश ये करेंगे गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए, और अगर बहुत जरूरी सफर है तो उसमें भी एडजस्टमेंट हो सकती है। अब भी मैं बताऊं तो शहर के अंदर जो गवर्नमेंट सतह के ऊपर मेट्रो बस इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ्री उसमें सर्विसेज दी जा रही हैं। उसके अलावा स्पीडो बस है, इलेक्ट्रिक बस है। गवर्नमेंट ने लोगों को सहूलियात दी हैं। उन्होंने कहा कि आप अपनी व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने सफर करना है और आपको लगता है कि आप इन मेट्रो बस से सफर कर सकते हैं, तो आप उससे जरूर सफर करें, ताकि जो जो तेल है उसको सेव किया जा सके। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो स्कूलों के इस वक्त के औकात कार जो हैं वो बिल्कुल एक वीक के अंदर पीर से जुमा तक स्कूल जो हैं वो ओपन होते हैं। और बल्कि जुमे की भी अब मुख्तलिफ जो निजी स्कूल हैं उनके अंदर भी छुट्टियां दी जा रही हैं, और गवर्नमेंट सतह पर छुट्टी है ही ऑलरेडी। और उसमें फिर औकात कार के अंदर भी थोड़ी नरमी लाई गई है। और इसकी वजह यह भी हो सकता है कि बिल्कुल हमने पूरी दुनिया जहां पे मुतासिर है, पूरी दुनिया के प्लान को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपना प्लान जो है वो तरतीब देना है। और एक जानिब अभी से महकमा मौसमियात ने आज से चंद रोज पहले, जब लाहौर शहर और पूरे पंजाब के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर मौसम हल्का गर्म हुआ, तो खदशात जो थे आना शुरू हो चुके थे। और जो तिब्बी माहिरीन थे उनकी जानिब से वाज़ेह ये पैगाम दिया गया था, और उसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये बताया गया था कि इस साल हीट व्यू ज्यादा हो सकता है। तो लिहाजा लोग जो हैं वो अभी से उसकी तैयारी और उसको फेस करने के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें। तो अब ये दोनों चीजों का एलिमेंट जो है वो हो सकता है। और दोनों जानिब से हम कह सकते हैं कि जो हुकूमती ये फैसला है कि इस बार 3 माह मुकम्मल स्कूल जो है वो बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि अब 22 मई बिल्कुल नजदीक है अब। और 22 मई से स्कूल बंद होंगे, और दोबारा स्कूल जो है वो 23 अगस्त को खुलेंगे। जी। ओके, दोबारा 23 अगस्त को खुलेंगे। तो आप क्या समझते हैं, अगर ये ग्लोबली कंडीशन जो है इसी तरह रही, अगर जो दुनिया के हालात चल रहे हैं और अगर टेबल टॉक ना हुई, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या एक्सटेंड होंगी वकेशंस, या इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? अभी देखें, जो मेरे जराये के मुताबिक मुझे इतलात मौसूल हो रही हैं, अभी तक ये कहा जा रहा है कि कोई सेटलमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही है ग्लोबली सतह पे। तो उसके मुताबिक हमने देखा था कि माजी में कभी जब कोरोना आया था तो उस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन था, और स्कूल बंद थे, स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बंद थे। तो पूरा पूरा उन्हें 2-2, 3-3 माह तक बंद भी रखा गया था। तो लिहाजा अभी सूरत हाल जो है इससे इसमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट और इसमें कोई ऐसी नरमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और गर्मियों की छुट्टियां नॉर्मल रूटीन और यानी हर साल होती हैं। तो इसमें कोई ऐसा मेरा ख्याल है कोई परेशानी वाली बात भी नहीं हो सकती है कि 10 छुट्टियां इजाफा गवर्नमेंट ने दी हैं, इजाफी दी हैं। तो माजी की निस्बत सिर्फ इस साल 10 दिन को बढ़ाया गया है कि उसके अंदर, और उसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि हीट व्यू के खदशात ज्यादा हैं। आने वाले वक्त में गर्मी की शिद्दत के अंदर इजाफा होगा, सूरज अपने आबोताब के साथ चमकेगा। लाहौर शहर हो, पूरा पंजाब हो, वो उससे मुतासिर हो सकता है। बारिशें होने के इम्कान अभी कम बताए जा रहे हैं। तो लिहाजा दोनों जानिब सिचुएशन को अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि आने वाले वक्त में ही फैसला सही हो सकेगा, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोबारा प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट इसके अंदर कोई नरमी लेके आती है या नहीं लेके आती है। जी। जो बच्चे हैं और वालदेन हैं, उनके क्या रिव्यूज हैं इस हवाले से?
अच्छा, मजमूई तौर पे हमने एक सर्वे किया, मैंने खुद भी चेक किया वालदैन से, और वक्तन फौक्तन हमारी जो उसातिज़ा हैं उनसे भी बात होती है, पेरेंट्स से भी जब मीटिंग्स हो रही होती हैं तो वहां पे भी रिव्यू लेने की कोशिश की जाती है कि उनके तासुरात क्या हैं, और तालीमी सरगर्मियां हो या उसके अलावा तालीमी निसाब हो और एजुकेशन, खासकर बच्चों की एजुकेशन को लेकर उनका क्या सोचना है, खासकर पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा जो वालदैन है, मजमूई तौर पर उनकी जानिब से जो रिएक्ट आया है, उनकी जानिब से जो हमने देखा कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव इसके ऊपर उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल बच्चों को छुट्टियां होनी चाहिए। और क्योंकि लाहौर शहर हो या पंजाब हो, तो हम देख रहे हैं कि एक रिवायत बन चुकी है, उसके अलावा कई सालों से यहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत है उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है, और हर साल जो शहरी हैं वो हीट व्यू फेस करते हैं। और इस साल भी जो अगर तिबी माहिरीन हो या उसके अलावा जो महकमा मौसमियात के जो लोग हैं उन्होंने अगर कहा है तो यकीनन उससे मुतासिर हो सकता है निज़ाम। तो उनकी जानिब से अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला है जी। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स और बच्चों को क्या रिमार्क्स है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा से इसके ऊपर भी इशू बनता रहा है कि जी छुट्टियां हो जाती हैं लेकिन भारी भारी फीसिस जो है उनको अदा करनी पड़ती हैं, उनकी अदायगी जो है उसके ऊपर कोई कंसेशन नहीं दिया जाता, तो फिर इतनी छुट्टियों में आखिर वो क्या कर रहे होते हैं। तो ये इसके ऊपर कोई आपको रिमार्क्स या रिव्यूज़ मिले हों? देखें, जो अगर निजी तालीमी इदारे हैं उनकी अगर बात की जाए तो एक जुल्म का पहाड़ आम आवाम के ऊपर गिराया जा रहा है। इसके ऊपर बारहा मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट सेक्टर और उसके अलावा जो आला सतही इजलास होते हैं वहां पर भी ये डिमांड की जाती है, मुतालबा किया जाता है कि खासकर जब मौसम गर्मा हो, मौसम सरमा हो, उस दौरान जब छुट्टियां दी जाती हैं तो जो निजी स्कूल हैं वो अपनी फीसों को ना कम करते हैं और ना उनके अंदर कोई कमी लाते हुए लोगों को कोई कंसेशन देते हैं, बल्कि वो फीसें 3 माह जो छुट्टियां दी जाती हैं वो भी वसूल की जाती हैं। और उसमें उनकी जानिब से जब ये छुट्टियां दी जाती हैं तो हर साल एक एहतजाज उनकी जानिब से किया जाता है, और इस बार भी उनकी जानिब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना अभी से शुरू कर दिया गया। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये छुट्टियां जो हैं ये बहुत ज्यादा दी गई हैं, इससे तालीमी निसाब जो है वो मुतासिर होगा और सिलेबस को कवर करना इंतहाई मुश्किल होगा। तो उस पर उन्होंने एक मुतालबा हुकूमत वक्त से किया है, और हुकूमत पंजाब से उन्होंने ये मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें समर कैंप लगाने की इजाजत दी जाए। अब गवर्नमेंट सेक्टर चले पर चले तो जी, यकीन एक एक तरीके से तो फीस आ ही रही थी, अब दूसरे तरीके से भी फीस जाएगी। एनी होम, अब थैंक यू सो मच उबैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जी इसको एक्सप्लेन किया है, और जो कंफर्मेशन है वो बताई गई है कि जी पंजाब हुकूमत ने 3 माह से ज़ायद जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जो हमारे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद उस्मान, रिपोर्टर है जी रोज़ न्यूज़ के। हज होने जा रहा है जी, इस मरतबा कितने हजाज कराम सरकारी हज के तहत हज की सादत हासिल करेंगे? जी देखिए, जो हज परवाज़ों का जो ऑपरेशन है वो 19 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो कि ताहाल जारी है। आपको बताएं कि इस वक्त जो है 244 हज परवाज़ों के जरिए तकरीबन 61,000 से ज़ायद जो हुजाज कराम हैं मक्का और मदीना में वो पहुंच चुके हैं। और अब जो ये सिलसिला है ये अभी भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद तकरीबन 5 से 600 के जो दरमियान हुजाज कराम हैं वो पहुंचे हैं। आपको बताएं इस मरतबा जो सरकारी हज स्कीम के तहत 1,20,000 जो हुजाज कराम हैं वो हज का फरीजा अदा करेंगे। और इस तरह जो अहम बात यह है कि हज टू मक्का टूर प्रोजेक्ट का जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पहले सिर्फ ये सहूलत थी हुजाज कराम को, अब इसे बैक वक्त में जो है वो 3 शहरों से कर दिया गया है। लाहौर और कराची से भी ये सहूलत आज़मीन हज को दी गई है उनकी आसानी के लिए। और अब बैक में टूर टू मक्का प्रोजेक्ट लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ वज़ारत बज़मी अमूर की जानिब से इस मरतबा जो है तकरीबन 1200 से ज़ायद जो खुदाम हैं वो भी मौजूद हैं कराम के साथ, जो पाकिस्तान से हज की सादत हासिल करेंगे। इनमें जो है पैरामेडिकल, रहायश, इसके साथ साथ जो खाने पीने के इंतजाम हैं वो तमाम तर जो खुदाम हैं
वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हाजियों को रेस्क्यू के लिए या अभी के लिए जो वहाँ पे गुम हो जाते हैं दौरान हज, तो उन्हें उनकी बाजियाबी के लिए भी जो स्क्वाड है स्पेशली वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ खुद तमाम तर जो हज ऑपरेशन कर रहे हैं, जो वहाँ पे सऊदी अरब में मौजूद स्टाफ है वजारत मजहबी अमूर की जानिब से, उससे जो है वो डेली उससे मीटिंग करते हैं थ्रू वीडियो लिंक, और तमाम तर जो हाजियों को मिलने वाली सहूलियात हैं उनके जो हवाले से जायजा भी लेते हैं। जी जी। अच्छा, ये जो हज पर जाने वाले मुसाफिर हैं, इनके पास मालूमात नहीं होती पूरी, और उसके बाद ये वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जो हाजी होते हैं, आपको आपको क्या लगता है इनके पास मालूमात किस तरह से इनको हासिल करनी चाहिए, और क्या वो मेथड होना चाहिए? क्योंकि हमने हमेशा इस तरह के मसाइल सुनने में आते हैं जब हज हो रहा होता है, उसके बाद जब हज हो जाता है उसके बाद वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं कि जी ये हाजियों को ये मसाइल का सामना करना पड़ा। इस हवाले से क्या कहेंगे? सब की जानिब से, वजारत मजहबी अमूर की जानिब से, इस हवाले से वेल ट्रेंड जो स्टाफ है वो उसे भेजा गया है, और जो खुदाम हैं वो हाजियों को मुकम्मल तौर के ऊपर अच्छे तरह से गाइड करते हैं। और इस दफ़ा जो है सबसे अहम बात यह है कि उन्हें कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं कि जो हाजियों की गाइडलाइन है, या जिन हुजाज कराम को कुछ मकामात का नहीं मालूम होता, तो उस हवाले से ऐसे इकदाम किए गए कि कम से कम जो है उन्हें किसी परेशानी को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन वजारत मजहबी अमूर की जानिब से भी ये कहा गया है कि हाजियों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस दफा हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और उनको तमाम मालूमात जो है वो टाइम पर फराहम की जा रही हैं। जी जी बिल्कुल। उन्हें तमाम तर जो मालूमात हैं वो टाइम पे फराहम भी की जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो हज ऑपरेशन है, फ्लाइट ऑपरेशन है, ये 21 मई तक जो है वो जारी रहेगा, और हज के बाद यकम जून से जो वापसी का अमल है वो हुजाज कराम का वो शुरू हो जाएगा। और एक और आम बात यह है कि हज के दौरान वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ खुद भी वहाँ पे मौजूद होंगे, और जो तमाम तर हज ऑपरेशन है उसकी वहाँ पे खुद अपनी मौजूदगी में निगरानी भी करेंगे, और जो तमाम तर हाजियों को मुमकिना सहूलियात हैं उनका जो है वो खुद वहाँ पे रहकर जो है जायजा भी लेंगे। ओके, अब तक कितने हजाज कराम मक्का मुकरमा और मदीना में पहुंच चुके हैं? अब तक जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 244 हज परवाजों के जरिए तकरीबन 61,000 से ज्यादा जो आजमीन हज हैं वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे अब जो जियारतों का सिलसिला है वो भी जारी है। जो खुदाम है वहाँ पे मौजूद हैं, वेल ट्रेंड जो यहाँ पे स्टाफ वजारत मजहबी अमूर की जानिब से गया हुआ है, वो उन्हें वहाँ पे जो मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें भी करा रहे हैं। जी ओके, आपने कहा वजारत मजहबी अमूर की जानिब से तमाम इंतजामात अच्छे से हो चुके हैं। वो क्या क्या इंतजामात हैं जो वजारत मजहबी अमूर के अंडर आते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सबसे पहले तो मक्का टूर है वो सहूलत है हाजियों के लिए। पहले वो सिर्फ इस्लामाबाद से दी जा रही थी, अब वो लाहौर और कराची से ये सहूलत दी जा रही है। इसके साथ साथ जो वहाँ पे एक स्क्वाड है, जो हाजी हैं वहाँ पे अगर कोई गुम हो जाते हैं या उन्हें कुछ दुश्वारी पेश आती है, तो ये जो स्क्वाड है फौरी तौर के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। तो उसके बाद उन्हें जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ जो ऐसे हुजाज कराम हैं जो थोड़े उम्र में एजिड हैं, उनके लिए तमाम के लिए जो है व्हील चेयर्स वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जो है वो फराहम की गई हैं। और साथ जो खुदाम हैं वो खुद जो वहाँ पे हुजाज कराम हैं उन्हें वहाँ पे उन व्हील चेयर के जरिए जो है वो तवाफ और इसके साथ साथ जो दीगर हज के अरकान होते हैं वो वहाँ पे उनके साथ ताउन करेंगे।
ओके, आपने कहा हजाज कराम की जो वापसी है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कब तक रहेगी? फ्लाइट्स कब देखिए, तक उसके बाद रहेंगी? जी जी, ये 1 जून से शुरू हो जाएगी। और जैसे 19 अप्रैल से हज परवाज़ों का आगाज हुआ था, तो इसी तरह जो है वो टाइम बाय टाइम 1 जून के बाद जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना 1 मंथ तक जो है वो लग सकता है। जहाज इकराम की वापसी का जो अमल है वो 1 से 1.5 महीने तक जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, ये जो ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त चल रही है, आपको आपको क्या नजर आता है कि इसके क्या इफेक्ट्स हुए हैं? क्या हाजियों की तादाद में कोई कमी वाकया हुई है, या इसके कोई साइड इफेक्ट्स, मतलब आप कह सकते हैं कोई आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो इसके क्या जाहिर हुए हैं आपके सामने? देखिए, अभी तक तो हमें कोई ऐसे इसके हर साल जो है वहाँ पे टेम्परेचर का इशू तो रहता है वहाँ पे, क्योंकि गर्मी रहती है। लेकिन हर साल की अगर खास तौर से मैं बात करूं, तो पाकिस्तान से जो है वो हाजियों की जो तादाद बढ़ती जाती है। तो वहाँ पे क्योंकि जो जाते हैं जिस मकसद के लिए, इबादत के लिए हुज्जाज कराम जाते हैं, वो वहाँ पे टेम्परेचर को नहीं देखते, वो अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं। तो टेम्परेचर का कोई खास इस तरह से कोई में इशू ईरान अमेरिका नहीं लग रहा। वॉर की वजह से फ्यूल ये जो हुआ है, इन्फ्लेशन रेट हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रही थी कि क्या कोई इफेक्ट्स आए हैं, क्या इस तादाद में कमी हुई है, या पूरी दुनिया से जो है हाजी उसी तादाद में जा रहे हैं? देखिए, पूरी दुनिया से अभी जो हुज्जाज कराम हैं वो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान से पहले की निस्बत भी पहले तकरीबन पाकिस्तान से 1 लाख के करीब जो तादाद थी हाजियों की वो जाया करती थी। इस मरतबा सिर्फ सरकारी हज स्कीम के तहत 1,20,000 जो हुज्जाज कराम है वो हज का फरीजा अदा कर रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट जो है वो तकरीबन 60,000 के करीब प्राइवेट हज स्कीम के तहत हुज्जाज कराम वहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह दुनिया भर से कोई भी इस तरह का जो तादाद में कमी नहीं आई है, बल्कि पहले की निस्बत ज़राए के मुताबिक पहले की निस्बत हाजियों की तादाद में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, पहले की निस्बत तादाद में इजाफा हुआ है, क्योंकि आई थिंक यही वो जगह है जहां जाकर हम तमाम मसाइल के हल के लिए दुआ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद उस्मान, आपने रिपोर्ट दी अबाउट वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हजाज कराम के लिए, और उनके बारे में आपने आगाह किया। अभी जो टाइम है वो हमारे पास होने जा रहा है जी न्यूज़ ब्रेक का, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और मौजूद हैं आपके साथ। आजकल जब भी बात होती है विमेन एम्पावरमेंट की, ख़वातीन को किस तरह से एम्पावर किया जाए, तो एक ही नाम हम सब के जहनों में आता है, बिल्कुल वो है सीएम पंजाब मरियम नवाज़ का नाम। नो डाउट वो कुछ ही अरसे बाद कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट या प्लान लेकर आती हैं जो सिर्फ प्लान की हद तक नहीं रहता, बल्कि उसको बहुत अच्छे से एक्सिक्यूट करना भी जानती हैं। बिल्कुल जी, एक नया प्लान भी वो लेकर आ रही हैं। इस हवाले से हमने इनवाइट किया जी हिना अरशद को, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम सामिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हिना, इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह। पीआईटीबी बहुत ज़बरदस्त से इन प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही है, और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ बातों में नहीं रहते, बल्कि वाकई में इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन तमाम पॉलिसीज़ को। और मैं आपके सामने प्रूफ हूँ इस बात का। फर्स्ट बैच में मैंने आप लोगों के साथ करवाया, और अभी सेकंड भी, और बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और अब नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि हुकूमत पंजाब जो काम कर रही है, आप प्लीज़ अवेयरनेस दें। अभी आवाम को, हमारी बच्चियाँ सुन रही हैं, बहुत सारी हमारी यूथ है जो इस प्रोग्राम को देख रही है, तो हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से जो इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रही हैं मरियम नवाज़, इस हवाले से आप जो है इंफॉर्मेशन दें। जी थैंक यू सामिया। पंजाब आईटी बोर्ड नो डाउट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है और कर चुका है जो यूथ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहे हैं, और करंटली भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीआईटीबी के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ईरो स्टार ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके शीविन से लेके सीएमआईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम, और ई कॉमर्स इनिशिएटिव है, मेकर स्पेस है, इसके अलावा ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे
जो हमारी यूथ है वो फायदा उठा सकती है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सीएम आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम की, तो इसका फेज 2 या बैच 2 जो है वो करंटली उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और बैच 1 इसका इन प्रोग्रेस है। अराउंड 750 स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। इट्स एन पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें आपको 5 महीने के लिए एज इंटर्न आईटी कंपनीज में हायर किया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड पे करती है। दैट्स ग्रेट। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए, उन ग्रेजुएट्स के लिए लॉन्च किया गया है जिनकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और एनी रेलिवेंट फील्ड, और वो जॉब सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जॉब मार्केट बहुत सैचुरेटेड है और एक्सपीरियंस चाहिए होता है अच्छी पोजीशंस के लिए, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सीएम आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम इसीलिए लॉन्च किया गया कि वो बच्चे जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं या विद इन 4 इयर्स ग्रेजुएट हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको हम इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज या आईटी कंपनीज में एज इंटर्न प्लेस करें, जहां पर वो एक्सपीरियंस ले सकें। उनको हैंड्स ऑन जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है, प्रोफेशनलिज्म आपने किस तरह ऑप्ट करना है, आपने किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ये सारी चीजें इस इंटर्नशिप में इंक्लूडेड हैं। अच्छा हिना, ताकि इसका जब बच्चा, क्राइटेरिया क्या होगा बच्चियों के लिए? इस इंटर्नशिप में एनरोल करने का क्या क्राइटेरिया है? अच्छा इसमें सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, इसमें मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। That's ये good. इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। और इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का ये है कि अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है या यू आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब, आप पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी सिटी से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने विद इन 4 इयर्स अपनी डिग्री कंप्लीट की है विद मेजर्स इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आईटी और रेलिवेंट फील्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये दौर ही आपको पता है आईटी का चल रहा है, तो बच्चियों को जिन्होंने इस फील्ड में हैं उनको फौरन से इंटर्नशिप मिल जाती है? कोई एक प्रोसेस होता है कि उनका टेस्ट होगा या उनका कोई कोई छोटा सा स्मॉल कोई उनके लिए असेसमेंट रखा जाता है? अच्छा ऐसा है कि पोर्टल हमने डेवलप किया है, सीएम आईटी इंटर्नशिप पोर्टल, जहां पर बच्चे ने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। वहां पर वो अपना सीएनआईसी, अपना डोमिसाइल और अपनी जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड करेगा, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेगा। जब वो प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट कोई मार्क्स बिल्कुल कंसिडर होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब उसकी सिलेक्शन हो रही होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और उनकी प्रोफाइल जो है वो सबमिट हो जाती है फॉर रिव्यू। पीआईटीपी में जो लोग इसको देख रहे हैं सीएम आईटी इंटर्नशिप को, जैसे मैं हूँ, रेशम है, यासिर हैं, हम लोग देख रहे होते हैं सोली पोर्टल पे जो बच्चे रजिस्टर हो रहे होते हैं उनकी वेरिफिकेशन को और उनकी कंप्लेंट्स को, उनके कोई भी क्यूरीज आ रही हैं उनको हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो बच्चा जब अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेता है उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं क्या इधर उसकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अपलोडेड है, उसका डोमिसाइल पंजाब का है। इन चीजों को वेरीफाई करने के बाद हम उसकी प्रोफाइल अप्रूव कर देते हैं। इट मींस कि इसमें तमाम बच्चे एनरोल कर सकते हैं इसमें? जिनकी डिग्री सीएस और आईटी में है और वो पिछले 4 साल में ग्रेजुएट हुए हैं पंजाब के। उसके बाद एक कंपनी एंड का एक जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है कि आईटी कंपनीज या सॉफ्टवेयर हाउसेज पीआईटीपी के साथ रजिस्टर हो रहे होते हैं जिन जो इंटर्न्स की डिमांड करते हैं, और वो बताते हैं कि हमें किस किस फील्ड में इंटर्न्स चाहिए। तो हमारे एक कोलीग है नवीद साहब, वो फिजिकली कंपनीज को वेरीफाई करते हैं और कंपनीज को ऑनबोर्ड करते हैं। कंपनीज में सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, उनका ऑफिस पर है, फीमेल एनवायरनमेंट सेफ है, बच्चों के लिए वहां पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, उनको ट्रेन कौन करेगा, ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। जब कंपनीज को भी रजिस्टर कर लेते हैं और उनकी डिमांड हमारे पास आ जाती है कि किस फील्ड में उनको जो है इंटर्न्स रिक्वायर्ड है, फिर हम मैच मेकिंग करते हैं पोर्टल के ऊपर और कंपनीज को वो डाटा पुश कर देते हैं ताकि वो उन बच्चों को जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं या जिनकी मैच मेकिंग हुई है उनको वो इंटरव्यू कर सकें। इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के बाद जो है वो इंटर्न प्लेस हो जाते हैं आईटी कंपनीज और सॉफ्टवेयर हाउसेज में। अच्छा ये इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आई विश के हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है वो सुन रही हो। तो ये आपने कहा कि वो इंटरव्यू जो भी प्रोसेस चलेगा वो कंपनीज लेंगी उनका टेस्ट और इंटरव्यू, के वो पीआईटीबी लेगी? पीआईटीबी उनको वेरीफाई करेगा, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा पोर्टल के ऊपर। जो है फॉर सिलेक्शन वो आईटी कंपनीज जिन्होंने उन बच्चों को प्लेस करना है अपनी आईटी कंपनीज में, वो आईटी कंपनीज ले रही होंगी, पीआईटीबी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसमें मौजूद होंगे
और ये इसलिए होता है ताकि हर कंपनी का अपना एक सेटअप होता है, उनके अपनी डोमेन्स होती हैं, तो वो फाइनल कर लें अपने जो इंटर्न्स हैं कि उनको किस सेक्टर में, किस फील्ड में, किस तरह के स्किल्स के साथ इंटर्न्स चाहिए। इसीलिए कंपनीज बच्चों को डायरेक्टली इंटरव्यू कर रही होती हैं, बट स्टिल पीआईटी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। और ये जो सैलरीज आपने फिक्स की हैं या जो भी आपने मेंशन की हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मिलेंगी उनको? जी बिल्कुल, जो स्टाइपेंड है That's a great that is initiative. 50,000 per month for the period of 5 months। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बच्चों को पे किया जाता है, डायरेक्टली बच्चों को ही पे किया जाता है। और ना सिर्फ बच्चों को स्टाइपेंड पे किया जाता है, बल्कि जिन आईटी कंपनीज में वो प्लेस हो रहे होते हैं, उन आईटी कंपनीज को भी पर इंटर्न के अगेंस्ट 12,500 पे किया जा रहा होता है, ताकि बच्चे के ऊपर किसी किस्म की जो है ना वो नेग्लिजेंस ना करे आईटी कंपनी, उनको सिखाने के लिए एक प्रॉपर रिसोर्स वहां पे वो अपॉइंट कर सकें। इसके अलावा उनकी जो भी यूटिलिटीज यूज हो रही हैं, उनकी जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है, मैनेजेरियल जो चीजें उन्होंने देखनी है, वो सारी उसमें वो कवर हो सके उस कॉस्ट में। तो बिल्कुल कोई लाइबिलिटी ना हो आईटी कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियली, ताकि वो अच्छे से उस ट्रेन को रिसोर्स कर सकें। That's really a great initiative। इसमें हिना आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपने जैसे बताया कि एनरोल करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, और वो बच्चों तक आपने अपने पोर्टल पे भी डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी, तो उसमें उनको अपना अपना आईडी के थ्रू, अपने आईडी कार्ड के थ्रू उनको एंटर होना होता है। उसमें लॉगिन या साइन अप का कोई इशू तो नहीं होता? कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, एक छोटा सा प्रोफाइल उन्होंने क्रिएट करना होता है, उन्होंने साइन अप करना है विद देयर ईमेल एंड सेट पासवर्ड। उसके बाद उन्होंने अपना जो भी उनके क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे नेम, फादर नेम, CNIC नंबर, देयर डिस्ट्रिक्ट, देयर डिग्री, देयर CGPA, और उसके लिए उन्होंने चीजें मेंशन करनी होती हैं। देन दे हैव टू अपलोड देयर ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, CNIC फ्रंट बैक एंड डोमिसाइल, ये चीजें उन्होंने वहां पे अपलोड करनी है। उनका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, और उन्होंने एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो भी पोर्टल के ऊपर ही उनको अपेयर होता है। वहीं पर उन्होंने 3 अटेम्प्ट होती है इन बच्चों के पास, ताकि वो उसको अटेम्प्ट कर सके। अगर कोई इशू भी आ जाता है तो वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर लें। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचे, इसकी अवेयरनेस क्रिएट हो। हमने पंजाब की जितनी भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, सबको रीच आउट किया है, ताकि वो अपने जो ग्रेजुएट्स हैं, जो उनका अलुमनाई नेटवर्क है, वहां पे इसको स्प्रेड आउट कर सकें। और जितनी इन्फॉर्मेशन हम डिसेमिनेट कर सकते हैं हमने की है, और हम फर्दर भी आपके प्रोग्राम और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जो है वो अवेयरनेस के लिए कोशिश करें, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पिछले 4 सालों में आईटी की किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हुआ है, जब वो कंप्यूटर साइंसेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंसेज है, साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कोई भी ऐसी डिग्री, VBIT है, कोई भी ऐसी डिग्री जिसमें जो है वो आईटी इन्वॉल्व है, कंप्यूटर साइंसेज इन्वॉल्व है मेजर्स के तौर पे, वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकें। ओके, ये इंटर्नशिप कितने मंथ्स की होगी? 6 मंथ्स? ये 5 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड है, और इस 5 मंथ्स में बच्चों को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम सिखाया जाता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें। और ये जो है ये इन पर्सन जॉब है, रिमोट जॉब बिल्कुल हम अलाउ नहीं करते, ताकि एक प्रोफेशनल करियर में एंटर होने के लिए बच्चा हर वो चीज सीख सके जिसकी उसको जरूरत है। ऑफिस के एनवायरनमेंट को किस तरह से आपने लेकर चलना है, आपका करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इसमें है। बच्चों की हायरिंग उन बच्चों की होती है जो अच्छी प्रोग्रेस शो करते हैं, कंपनीज उनको हायर कर लेती हैं। तो एक ये इंटर्नशिप ऐसे डिजाइन की गई है कि आपको अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो इस इंटर्नशिप में इंक्लूडेड हो। जैसे कि हमने इसमें ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशंस को भी ऐड किया है। वो बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो साथ एक ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन भी करें उनकी अपनी ही रेलिवेंट फील्ड में, और वो टोटली उनको जो है वो रिम्बर्स कर दी जाती है उनकी फीस, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं और डॉलर्स में आपको फीस पे करनी होती है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की होती हैं, वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हमने इसके साथ लिंक किया है, जो ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशंस के नाम से है। उसमें हम ये करते हैं कि बच्चा अपनी फीस सबमिट कराए, सर्टिफिकेशन को पास करे, अपना जो सर्टिफिकेट है वो पोर्टल पे अपलोड करे, और उनकी जो 100% फीस है विद द टैक्सेस डिडक्टेड ऑन इंटरनेशनल पेमेंट्स हम उनको 100% वो रीइंबर्स कर देते हैं, ताकि बच्चे के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना हो और वो अपनी करियर ग्रोथ में कहीं भी स्टक ना हो। अच्छा हिना, बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में। आप कहेंगे लाइव सामिया जो है प्रॉब्लम बताने लग गई है। प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये पंजाब के लिए क्यों है, क्यों है सिर्फ, पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं है ये?
लेकिन हमने एक इसको रोल मॉडल के तौर पे सेट कर दिया है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको कोई भी प्रोविंस ओवरऑल पाकिस्तान में अडॉप्ट कर सकता है। मॉडल हमने बनाया है, हमारे पास मॉडल मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पीआईटीबी ने लॉन्च किए पंजाब में, और दूसरे प्रोविंसेस में हमने उनको जो है वो हेल्प आउट किया है कि वो भी उसको रोल आउट कर सके। तो बिल्कुल ये जैसे सीएम पंजाब ने पंजाब में लॉन्च किया, इसको बाकी प्रोविंसेस भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उतनी जॉब मार्केट में नहीं होती, तो उनको प्रोफेशनल ग्रोथ का उस तरह से चांस नहीं मिलता। तो बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम्स को थ्रू आउट पाकिस्तान रोल आउट होना चाहिए। जी, आई विश के यहाँ पर भी आए, फेडरल में आए, ये केपीके में जाए, ये सिंध में जाए, हमारे बलूचिस्तान में जाए, पूरे पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम्स हो, क्योंकि हर जगह जो यूथ है वो हमारी ही है। अच्छा सामने मजे की बात यह है कि हमारे पास फेडरल से बहुत सारी एप्लीकेशन इसलिए भी आती हैं क्योंकि पूरे पंजाब से बच्चे जो हैं वो जा रहे होते हैं फेडरल की यूनिवर्सिटीज में। मेंशन करना चाहूंगी मैं कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे कॉमसेट्स है, रिफा है, एयर यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी है, आईआईयूआई है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पंजाब से बच्चे जा रहे होते हैं फॉर देयर डिग्रीज। तो चूंकि उनके पास डोमिसाइल पंजाब का होता है बट दे आर रेजिडेंट्स ऑफ फेडरल, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिस बच्चे के पास भी पंजाब का डोमिसाइल है या उसके आईडी कार्ड पे एड्रेस पंजाब का है, वो अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट कि अगर आप इधर तक भी ले आएँ और फिर आप पूरे पाकिस्तान तक ले आएँ। वही बात है जी, पाकिस्तान की जो यूथ है वो हमारी है, चाहे वो किसी भी एरिया में रहती हो, हमारे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है। और पीआईटीबी डेफिनेटली इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो हम यही चाहेंगे कि वो हर सूबे में, मरीम नवाज़ को भी ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये तमाम सूबों में ये एम्पावरमेंट जो है, यूथ एम्पावर करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स जो हैं हर जगह पर लेकर जाएँ। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर ऑल। हमारे पास जितने भी दूसरे प्रोविंसेस से सपोर्ट की रिक्वेस्ट आती है, हम उनको 100% सपोर्ट एक्सपैंड करते हैं, और हमारी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज ऐसी है जो हम ना करके दें। पीआईटीबी इज ऑलवेज ओपन। एक दफा आप रिक्वेस्ट करें और आपके जितने भी मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, हम उसमें आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा है और इसमें कोई ऐसा डिफरेंस हम नहीं करते। कोई भी इसको ऑप्ट करना चाहता है, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प देम। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट हिना। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। आपने कहा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी है, हम अपनी डिग्रीज पर क्यों रिलाय नहीं करते, या हमारे सर्टिफिकेशंस क्यों इतनी ज़रूरी क्यों नहीं है कि उनके होते हुए ग्रेजुएटेड जो हैं बच्चे, उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, ऐसा में ऐसा है कि कुछ ऐसे एडवांस स्किल्स हैं जो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और इंटरनेशनल बॉडीज वो सर्टिफिकेशन कराती हैं, वो ग्लोबली अवेलेबल है। कहीं से भी कोई भी उनको उन सर्टिफिकेशंस को अप्लाई करके उनको जो है वो अपने रिज्यूम में ऐड कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि कहीं से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस और बहुत ही टेक्निकल किस्म की चीजें होती हैं जो अभी शायद हम उतना एडवांस नहीं हो सके कि इनको हम यहाँ पर कर सकें। लेकिन आई विश के हम पाकिस्तान में भी इस तरह की अच्छे लेवल की सर्टिफिकेशंस करा सकें, और हम कराते भी हैं, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं होती। जैसे आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाया जाता है, इसी तरह जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं कि आप अपने जो प्रोफेशनल करियर है उसमें एक स्ट्रॉन्ग चीज ऐड कर सकें, कि आपने ग्लोबल सर्टिफिकेशन की हुई है जिसमें आपको आपके रेलिवेंट फील्ड से जो बिल्कुल रेलिवेंट एक्सपर्टीज हैं वो सिखाई जाती हैं, और आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा स्किलफुल और बहुत ज्यादा आप एम्पावर्ड फील करते हैं उसके बाद। ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, डेफिनेटली हम यही चाहेंगे, और हमारी यूथ जो है इसमें ज़रूर इनरोल हो। और वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का आपको पता है बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है, बच्चों को समझ नहीं आता कि वो किस तरफ जाएं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ही ना हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप रोज़ न्यूज़ के थ्रू आप बताएं, हमारे चैनल के थ्रू और मेरे शो के थ्रू, कि और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें बच्चे इनरोल कर सकते हैं, या उनको अवेयरनेस की, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पीआईटीडी के बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं जिनको शायद हम कवर भी ना कर सके इतने शॉर्ट टाइम में, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में मैं बता देती हूँ। एक तो हमने डिस्कस किया सीएमआईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम। एक हमारा ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन के नाम से प्रोग्राम है, जिसमें कोई भी बच्चा जो मैट्रिक अबव है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करना चाहता है किसी भी फील्ड में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर, पाइथन, किसी भी फील्ड में वो सर्टिफिकेशन करना चाहता है, उसको 100% उसकी फीस रिइंबर्स की जाती है। वो अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा
दीज आर रियली गुड प्रोजेक्ट्स, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं, और इसी तरह करते रहें, हम यही विश करेंगे। और एट द एंड फिर वही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, ये पूरे पाकिस्तान में लेकर आए, हम सबको ज़रूरत है, हमारी सारी यूथ को ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी, ये इतनी ज़बरदस्त अवेयरनेस थी जो हमारी यूथ के पास होनी चाहिए। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच सामिया। इसके साथ ही टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस, और हमारे साथ अभी जूम पे मौजूद हैं कामरान अरशद, चेयरमैन है एप्टमा के। तो सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं कामरान साहब? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी, कल हमने बात की थी जी शुगर मिल्स के हवाले से, वहाँ पर भी एक अजीब सूरत हाल चल रही है। लास्ट ईयर भी जो हुआ, उसके बाद भी हम सबक नहीं सीख रहे। तो कपास को अगर देखें, टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से देखा जाए, तो क्या इश्यूज चल रहे हैं अभी? जी, कपास के हवाले से जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आज से 13 साल पहले, 13-14 साल पहले 14.3 मिलियन बेल रैकेट आउटपुट जिस मुल्क ने हासिल की, उसकी अब प्रोडक्शन 1/4 या 1/3 रह गई है। इस साल की आउटपुट कोई 5.6 मिलियन बेल है, पिछले साल की 5.5 मिलियन बेल थी। तो हम पिछले 13 सालों में 14.3 मिलियन बेल की रैकेट आउटपुट अचीव करके अपनी आउटपुट बहुत ज्यादा हम कॉम्प्रोमाइज करा बैठे हैं। एंड इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, सीड का, जाली दवाई का, फिर ये जो हमारी कपास की फसल है ये बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है टू क्लाइमेट चेंज की वजह से, अर्ली मानसून की वजह से, फिर उसमें लीफ कर्ल वायरस, व्हाइट फ्लाई, पिंक बोलवर्म, इस तरह की डिजीजेस आ जाती हैं जिनका अभी तक कोई मौसर स्प्रे या इलाज अभी तक नहीं है। उसकी वजह से फार्मर पंजाब में, सिंध में बहुत ज्यादा या तो गन्ने पे शिफ्ट हो गया, शुगर केन, या फिर वो ऑल्टरनेट क्रॉप्स में जिसमें चावल है, पोटैटो है, मक्की की फसल है। तो उसकी वजह से टेक्सटाइल मिलों को तकरीबन 7 से 8 मिलियन बेल इंपोर्ट करनी पड़ रही है अमेरिका से, ब्राजील से, ईस्ट अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से, एंड बहुत कीमती ज़र मुबादला भी उसमें फिर खर्च होता है। तो अगर यही कपास की फसल पे गवर्नमेंट थोड़ी तवज्जो दे, जमींदार को सपोर्ट करे, एंड जो इसके साथ दीगर एसोसिएशंस इन्वॉल्व हैं फार्मर्स की, मेरा ख्याल है इससे मुल्क का ज़र मुबादला भी बढ़ सकता है एंड बहुत खुशहाली आ सकती है। किस तरह से सपोर्ट करे, क्या सपोर्ट हो, आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? जी, मैं इसमें ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ रिसर्च लैग कर रही है पिछले कोई 10-15 साल से, एंड जो मुल्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको फौरन इफेक्टिव बनाया जाए। वहाँ सिर्फ पोस्ट एम्प्लॉइज के या लैक ऑफ रिसर्च के या प्रॉपर रिसर्च नहीं हो रही। गवर्नमेंट को चाहिए तो उसमें इंसेंटिवाइज करे, गवर्नमेंट को चाहिए पैटेंटेड बीज लाएं, हाइब्रिड सीड बाहर से लाया जाए। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 50 साल पुराना बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ कॉटन सीड भी लिफ्ट कर दिया गया है। तो वो उसको फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल्स को किया जाए ताकि जमींदार की जो यील्ड है, औसत है, वो इम्प्रूव हो। जो किसी जमाने में 23 मन की एकड़ होती थी, अच्छे जमींदारों की 25 से 35 मन की एकड़ तक आती थी, तो वो गिर के आपकी नेशनल एवरेज 12 से 14 मन पे चली गई है। वो जब तक वापस 20 मन की एकड़ पे नहीं जाएगी, ये एवरेज कम क्यों हुई है? हमारे अपने मुल्क में क्यों नहीं ये इंक्रीज हुई? कुछ इसकी वजूहात, एक तो लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, तीसरा हम हमेशा गंदम की बैग पे गंदम की फसल को काश्त करके उसी रकबे को कपास में इस्तेमाल करते हैं एंड कपास उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड बदकिस्मती से अब मानसून पाकिस्तान में जल्दी आना शुरू हो गया, एंड वो फिर पाकिस्तान दुनिया के 20 मोस्ट क्लाइमेटिकली अफेक्टेड ममालिक में है। ये तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड बात यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे है, जिसकी वजह से हमें कपास की फसल की काश्त को डिले करना होना है या अर्ली करना पड़ना है, ताकि जो मानसून
का इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उससे इस फसल को बचाया जाए। क्योंकि ये दिन के टाइम में गर्मी एंड रात के टाइम में शबनम मांगती है एंड ह्यूमिड ड्राई कंडीशन मांगती है, ना कि बहुत ज्यादा बारिश हो। एंड आपको पता है जिस तरह फिर सैलाब आते हैं तो उससे भी फसल तबाह होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या वो मेजरमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये तमाम इश्यूज जो है ज़्यादातर हम देखेंगे ग्लोबली जो सिचुएशन चल रही है अभी, बॉर्डर्स पे भी जैसे है अफगानिस्तान से आना भी वो जो है दरामदाद और बरामदाद जो है वो एक तरह से अफेक्ट हुई हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, वो क्या मेजरमेंट्स है जो हमें लेनी चाहिए प्रॉपरली, इंडिविजुअली भी, फार्मर्स को भी लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड, नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी फेडरल लेवल पे उनको सीरियस होना पड़ेगा, प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब और सिंध में उनको सीरियस होना पड़ेगा। जमींदारों की आपको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको जो फील्ड सर्वेज है एंड फील्ड असिस्टेंस है वो बेहतर करनी पड़ेगी। एंड चूंकि आपका 90 से 95% जमींदार या किसान पाकिस्तान में 12.5 एकड़ या उससे कम का मालिक होता है, उसके पास वो सपोर्ट नहीं होती, वो वसाइल नहीं होते। जब उसकी फसल को डैमेज होता है तो कोई वाली वारिस नहीं होता, तो टाइमली स्प्रे करना पेस्ट के खिलाफ इस तरह के मेजर्स लेना मेरा ख्याल है वो बड़ा जरूरी है। एंड साथ में हमें मानसून से बचने के लिए या इसकी काश्त को अर्ली करना पड़ना है जनवरी फरवरी में, या फिर हमें लेट करना पड़ेगा ताकि ये गर्मियों की फसल होने की जगह ये स्प्रिंग की फसल बन जाए या फॉल की फसल बन जाए, ताकि उससे जो है काफी आप अपनी फसल को डैमेज से बचा सकते हैं। कामरान साहब, माशाल्लाह आप चेयरमैन हैं एप्टमा के और आप ये तमाम तजावीज़ गवर्नमेंट तक भी लेकर गए होंगे, तो क्या आपने तमाम तजावीज़ जो हैं वहाँ तक पहुँचाई हैं और उसके ऊपर क्या उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं? जी, हम बतौर एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन हमने किसान इत्तेहाद को एक दो और दीगर किसान बॉडीज के साथ और पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के साथ एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के सब ने मिलकर इस पे काम किया है। और हमने गवर्नमेंट को वफाकी लेवल पे और सूबाई लेवल पे हमने रिवाइवल फॉर कॉटन का एक रोड मैप दिया है। SIFC में भी वो रोड मैप प्रेजेंट किया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में भी वो हमने पेपर प्रेजेंट किया, उसको सराहा गया है। और वो पहली ऐसी अटेम्प्ट है जिसपे 3-4 पाकिस्तान की बड़ी ट्रेड एसोसिएशन एंड बॉडीज ने मिलकर काम किया। तो हमने तो देखे प्रपोजल दी थी हमारी, तो इवन वो प्रपोजल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी गई है। एंड काफी जो हम अपने हैंड पे कर सकते थे और अभी भी लगने और इस पे कल दिन में SPCCI ऑफिस लाहौर में जो सूबाई वजीर फॉर एग्रीकल्चर है सैयद आशिक हुसैन तिमानी साहब, उनसे भी एक बड़ा इन डेप्थ सेशन SPCCI का, एप्टमा का, PCGA का, किसान इत्तेहाद का लग चुका है। एंड जितनी हम अपनी आइडियाज एंड असिस्टेंस दे सकते थे हमने बिल्कुल उन्हें ऑफर किया। जी, वी विश के ये सिचुएशन जो है ये जल्दी से इसको हम हैंडल कर पाएँ, क्योंकि टेक्सटाइल पे देखा जाए तो हमारा मुल्क जो है वो उसका एक नाम था और हमारा फैब्रिक अभी भी बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जितना अच्छा फैब्रिक यहाँ फैसलाबाद से एक नाम है जी, कपड़ा लेना है तो फैसलाबाद से मंगवा लें, वहाँ पे मिल्स लगी हुई हैं। तो जितना ज़बरदस्त आप देखें फैब्रिक आपको बाहर मिलेगा इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान मेड होता था। तो आई विश के जी दोबारा से ये कॉटन पे और इस पर वर्क किया जाए और इस सूरत हाल को यहीं पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारी बरामदात में जब तक इजाफा नहीं होगा ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप लोग सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं इसी तरह रहेंगी। तो ये इस हवाले से अगर मैं कहूँ टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से, तो कोई उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो मिल्स में जैसे कमी आ रही है, या जैसे पहले एक दफ़ा एक र्यूमर था कि जी मिल्स बंद हो रही हैं क्योंकि टेक्सटाइल में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस तरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा? बिजली का भी मसला है, आपको पता है हमारे मुल्क में सिर्फ यही नहीं कामरान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लोड शेडिंग का इशू अलग है, दूसरे मसाइल अपनी जगह हैं। तो इस हवाले से क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं टेक्सटाइल मिल्स को? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पूरे खित्ते की सबसे महंगी तरीन बिजली, सबसे महंगी तरीन गैस, सबसे बुलंद तरीन शरह सूद और सबसे ऊंची टैक्सेशन, सबसे महंगी टैक्सेशन
हमारी है, और खित्ते से मेरा मुराद है, मेरा मतलब है बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, श्रीलंका। इन 4 मुल्कों के साथ जब आप अपने कॉस्ट फैक्टर्स का मुआवजा करते हैं तो ये सारी कॉस्ट आपकी ज्यादा है, इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट फंस गई है। और ना हम यूएस चाइना ट्रेड वॉर का फायदा उठा सके हैं, ना हम पिछले साल जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई उसका फायदा उठा सके। हम एक एशियन टाइगर मिलिट्री वाइज तो बन के साबित हो गया, लेकिन हमें एक इकोनॉमिक टाइगर बन के साबित होना है, जो हम अभी तक बन नहीं पा रहे। और हम बदकिस्मती से कर्जों पे कर्जे पे चली जा रहे हैं, रादर देन हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, लोगों को काम पे लगाएं, लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम करें, एंड साथ में अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बढ़ाएं। वहां पे अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरजीह नहीं है। एंड मैं सिर्फ ये दुआ ही कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट की इस शोबे पे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट सेक्टर है, उस पर नजर पड़े ताकि इसको जो है बूस्ट किया जा सके। ओके जी कामरान साहब, थैंक यू सो मच। जी आपने कहा दुआ कर सकते हैं। देखिए दुआ करने के लिए तो हम सारे बैठे हुए हैं, पूरी कौम दुआ कर रही है, आप लोग काम करें, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह उन पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग एफर्ट करते रहेंगे, तो हम भी उम्मीद लगाते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला ये मसाइल हल हों। जी हमारे मुल्क के सारे वही बात है कि इतने मसाइल हैं कि अब हम यहाँ बैठकर रोज़ वही शेयर कर रहे होते हैं, वही इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और साथ में डेफिनेटली सी बात है दुआ भी कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच आप आए। जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं आदिल अली, ब्यूरो चीफ है रोज़ न्यूज़ कराची से। आपको उनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल हम खैरियत से हैं जी, और उधर से भी खैरियत ही चाहते हैं, जो भी खबर आए। कराची कहते हो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराची आपको। जी जी आज आप कराची के लियारी एक्सप्रेस वे को जो रीस्टेब्लिशमेंट जो मंसूबा है उसके हवाले से क्या न्यूज़ देने वाले हैं? रीसेटलमेंट का जो मंसूबा चल रहा है। मैं न्यूज़ तो कोई नहीं देने वाला, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, आपने कहा कि हम सिर्फ यहाँ बैठ के मसाइल की बात करते हैं, तो apparently we are living in a country which is like मसाइलिस्तान। Yes, we love our country deadly। पाकिस्तान हमें अल्लाह का शुक्र है जान से ज्यादा प्यारा है, और वो हमें प्यारा है। अच्छा जी, कराची के लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट मंसूबे में मुबैना अरबों की बेज़ाब्तियों पर नैब की जो इब्तदाई इंक्वायरी है उसके हवाले से हमें ज्वाइन किया था आदिल साहब ने। आवाज़ उनकी ड्रॉप हो रही थी, इस हवाले से उन्होंने हमें रिपोर्ट देनी थी। इसमें आपको बताती चलूँ कि गैर कानूनी जो चाइना कटिंग हुई है और जाली अलॉटमेंट्स जो हुई हैं, उसमें नैब के छापों के दौरान जो रेड हुई है उसमें हज़ारों प्लॉट्स की फाइल्स और शवाहद जो हैं वो कब्जे में ले लिए गए हैं। जी आदिल साहब, चाइना कटिंग कराची का एक संगीन की दहाई में शुरू हुआ। इसका मतलब ये कि जमीनों की गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त और कब्जा और उनकी अलॉटमेंट वगैरह। अभी आप जो लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि लियारी जहां से एक्सप्रेस वे जहां से बनाया गया वहां पे लोग रहायशी थे, लोग रहते थे, तो गवर्नमेंट ने उनसे जमीनें खरीदने के लिए उनको पैसे दिए। अब उन खरीदो फरोख्त में जो लोगों को जो पैसे दिए गए, उन फाइल्स के अंदर बेज़ाब्तियां जो है पॉइंट हुई हैं, और करप्शन का स्कैंडल बहुत बड़ा सामने है। नेब ने छापा भी मारा, उन्होंने रिकॉर्ड भी लिया। रिकॉर्ड को तहवील में लेने से ये साबित होता है कि वहां पे जो कुछ लोग हैं उन्होंने कुछ जाली फाइलें भी बना के पैसे सेटलमेंट के अगेंस्ट लिए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फाइल डबल्स भी की। कराची की प्रॉपर्टी में प्लॉटिंग या अपार्टमेंट्स के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो फाइल डबल होने का ही है। SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का आपको पता ही होगा, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसपे हम डेडिकेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसके अंदर इतना कुछ होता है जो कि कराची की जो प्रॉपर्टी के लोगों के मसाइल हैं, यहाँ पे हर बंदा इस बात से परेशान है कि उसके घर पे कब्जा हुआ या कब्जा होने वाला है। तो अभी लियारी रीसेटलमेंट का जो मामला है उसमें एक बहुत बड़ा संगीन करप्शन का स्कैंडल है, लेकिन ये इससे बड़े स्कैंडल ऑलरेडी सुबह सिंध में मौजूद हैं। अब आप सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की भी मिसाल ले सकती है, चंद दिन पहले की भी। अभी रिसेंटली आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मिसाल भी ले सकते हैं कि वो भी खबरों की जीनत बना हुआ है, जबकि अब लियारी तो पुराना मंसूबा है, इसका इफ्ताह भी कर दिया गया था। अब उसमें बेज़ाब्तियां क्यों सामने आ रही? अब मसला ये कि सिंध में थोड़ा सा ना उखाड़ पछाड़ ज्यादा हो गई है, यहाँ पे सख्ती चीजों पे ज्यादा हो गई है, सिस्टम बेनकाब हो रहा है, और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे पोजीशंस पे, ओहदों पे, उनके खिलाफ स्क्रूटनी और उनकी इंक्वायरी थोड़ी सख्त कर दी गई है।
तो अब ये ब्लेम गेम शुरू होगा, नैब के छापे, कार्रवाइयां, फिर कमेटियां, फिर अदालतों में आदिल साहब, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। हमने जब भी इस तरह का कोई भी केस आता है जी, नैब जो है वो रेड करती है, डालती है, और फिर इसी तरह सख्तियां शुरू हो जाती हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन इसका हल क्यों नहीं निकलता? मैं वही कह रहा था कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस पे भी छापे लगे जाएंगे, छापे मारे जाएंगे, फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, फिर अदालती इंक्वायरीज, फिर नैब के, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम जो है वो आज तक जारी उसारी है। सिंध में ना एक लफ्ज बड़ा मशहूर है, वो है सिस्टम। मतलब कल मेरी एक सियासी कायद के साथ एक मुलाकात थी किसी जमात के, तो उनको भी ये था कि सिंध का जो सिस्टम है वो अब इतना नाकारा और इतना बेकार हो चुका है कि अब उससे जान छुड़ाने के सिवा और कोई हल नहीं है हमारे पास। करप्शन जो है वो आपकी जड़ें खोखली कर चुकी है। कागजी कार्रवाई अगर होगी और सेटल, देखें ये रीसेटलमेंट है ना, जब आप करप्शन करके अवाम को उनके साथ तो सेटलमेंट कर लेते हो, जो करने वाले हैं उनके साथ भी अगर आप प्ली बार्गेन कर लेते हो, जब आपने ये काला कानून बनाया, लेट से मैं कहूं कि भाई 20% दे के आप जो है वो अपना पैसा वाइट करा लो, तो मेरा ख्याल है कि आपने यू ओपन द डोर टू करप्शन। इफ इट इजंट लाइक दिस, तो आप खुद आज का अंदाजा लगा लें। अगर आप किसी को बोले तुम 100 रुपए चोरी करो, 20 रुपए मुझे दे, 80 रुपए रख लो, तो फिर किसी को उसका इतना ज्यादा कि वो क्यों इतनी परेशानी पालेगा। बाकी सिस्टम को सही करने के लिए और उस पर अमल दरामद करने के लिए मेरा ख्याल है कि कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए, गैर जानिबदार होनी चाहिए। इसके अंदर सियासी असर रसूख या सियासी बातें नहीं आनी चाहिए कि भाई सियासी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सियासी बुनियादों पे की जा रही है। होता ही है कि जब इस किस्म की कार्रवाइयां होती हैं, इस किस्म की बातें शुरू होती है, तो फिर ये बातें ज्यादा चर्चे में आ जाती हैं कि भाई सियासी बुनियादों पे कोई एक जमात दूसरी जमात का इंतकाम ले रही है, जबकि ये अवाम का पैसा और अवाम के जानो माल का नुकसान है कि आप अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अवाम को जो है वो, मतलब आपने जिन लोगों को वहां से रीसेटल करके आपने उनको 63 टाउन में, यहाँ वहां स्कीम 33 में जमीनें दी, आपने उनका नुकसान किया है, उनका पैसा खाया है, या फिर उनसे आपने जमीनें सस्ते दामों खरीदी, आपने आगे गवर्नमेंट को महंगे दामों बेची हैं, या फिर उनके प्लॉटों पे कब्जे करके अपने नाम से फाइलें बना के बेची हैं। इसलिए स्कैंडल जिसके ऊपर नेब ने छापा मारा है और जिसके ऊपर नेब ने कार्रवाई की है। ये एक छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा बिल्कुल, कि इतनी जल्दी क्यों याद आता है नैब को जब ये सारे काम हो जाते हैं? हो सकता है कि उनको इस वक्त मतलब कोई काम ना हो तो उनको लियारी आज याद आया हो। लियारी बड़ा प्रोजेक्ट है, लियारी को छोड़ें आप। अभी आप देखें कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे नहीं बन पा रहा ना, उस पर तो आप अक्सर सुनते होंगे मोटरवे नहीं बन पा रहा, वफाक मोटरवे नहीं बना रहा, सिंध अक्सर गिले करता हुआ पाया जाता है, वजीर आला भी खत लिख देते हैं, मेयर कराची भी खत लिख देता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन सिलसिला ये है कि उसमें भी जमीनों में बेजाब्तियां है ना, वो जो जमीनें खरीदनी थी लोगों से, उनको जो पेमेंट्स करनी थी, ठीक है, वो पेमेंट्स कहाँ है? कोई उनसे पूछे ना कि वो जो पैसे वफाक ने दिए थे जमीनें खरीदने के लिए, वो पूरी कहाँ चली गई? पूछेगा कौन? एक दिन अवाम पूछेगी। इसका जो हल है ना वो ये है कि एक दिन अवाम पूछेगी, और कोई नहीं पूछेगा। अवाम पूछ रही है नहीं, अवाम के पूछने का तरीका बदल जाएगा। देखिए अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ी अच्छी चीज देखी, वो ये कि आपने बिलावल चौरंगी पे बिलावल हाउस के आगे प्रोटोकॉल तोड़ दिया, ठीक है। जब आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, इसका मतलब है कि अवाम जब पूछने का तरीका बदलेगी ना। अभी तो हम देखें पूछने किससे, सियासी रहनुमाओं से, सहाफियों से, अदालतों में चले जाते हैं। फिलहाल तो हम बड़े कायदे कानून में हैं, चीजें जो है हमारी बहुत डिफरेंटली चल रही है। अवाम का सब्र का पैमाना जब तक लबरेज होगा, उस दिन मेरा ख्याल है कि हुक्मरानों के पास कोई शेल्टर या कोई चीज इनके पास बचेगी नहीं करने के लिए। क्योंकि अभी देख, आप अगर देखें पेट्रोल को लेकर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ठीक है। खुदकुशियों में मतलब अपनी पिछले दिनों एक पूरे अहले खाना ने, एक शख्स ने अपनी एहलिया के साथ खुदकुशी कर ली पेट्रोल की कीमतों पर। वो रिक्शा ड्राइवर था। तो अब आप जब तक अवाम के घर पे, फिलहाल तो मैं ये कहता हूँ कि भाई सबके पास किचन जब तक चल रहा है, उनका रोटी दाल रोटी का बंदोबस्त हो रहा है, उनका काम का चल रहा है, तब तक तो ठीक है, ठीक। लेकिन उसके बाद जब ये खाना जंगी की तरफ हालात जाएंगे ना, तो ये अवाम हुक्मरानों से पूछेंगे। ये हुक्मरान हुक्मरानों से नहीं पूछ सकते, ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालते रहेंगे। अभी आप देखें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, वो स्टूडेंट जो CSS में फेल हुआ, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पास हो जाता है। वो जो CSS के इंटरव्यू में फेल होता है, वो SPSC के कहते हैं टेस्ट में क्लियर होता है। वो जो टेस्ट में पास होता है वो इंटरव्यू में फेल होता है, जो इंटरव्यू में फेल हो वो कहते हैं CSS क्वालिफाई कर जाते हैं। इस लेवल का करप्शन है यहाँ पे, जो कि आपका नौजवानों का सियासी तो नहीं मैं कहूंगा, उनका मुआशी के, उनके मुस्तकबिल के कातिल है। इतना बदनाम है जमाना इदारा यहाँ पे चल रहा है, और उसके ऊपर इतने स्कैंडल्स है, उसके बावजूद किसी की जान कान पे जू नहीं निकलती यहाँ। नो वन बॉदर्स फॉर इट। उसके बरक्स
कल एक सूबाई वजीर साहब कह रहे हैं, असेंबली में किसी ने उनसे सवाल किया कि सर ऐसे ऐसे रहा, तो वो कह रहे हैं कि यार मेरा अपना बेटा भी तो फेल हुआ है, तुम लोग उस पर तो बात नहीं करते। किसी ने वजीर आला साहब से सवाल कर दिया कि सर आपके करीबी शख्स हैं सलीम बाजारी साहब, कहते हैं उनको, एक ही खानदान के अफराद कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, या फिर चंद अफराद का ये असर रसूख क्यों है SPSC के ऊपर, सेंट्रल सर्विस कमीशन के ऊपर। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लोग अब अदालतों में भी जाते हैं, कोर्टों में भी जाते हैं, लेकिन अब क्या कहते हैं, शुमाई किस्मत के आपके जो निजाम है अदल है, वो भी उनको भी तो शहादत चाहिए होती ना, उनको भी तो एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए। जब अवाम खुद जो रास्ता चुनती है, पैसे दे के नौकरी हासिल करना चाहती है, तो हुक्मरानों को डर किस बात? अवाम हैज टू रियलाइज कि भाई शॉर्टकट डजंट एग्जिस्ट, शॉर्टकट कोई नहीं होता। अगर आप आज आपके पास पैसा है तो आप अपने किसी भाई का, भतीजे का, भांजे का, किसी पड़ोसी का, किसी हम साये का, किसी अपने शेरी या मुल्की साथी का उसका हक खा रहे हो। जब आप अवाम में ये शऊर जिस दिन आ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, और उस दिन वाकई ये पुराना गिरबान पकड़ेंगे। बाकी तो इनका जब आपकी अपब्रिंगिंग करप्शन में हुई है तो आपने आगे वो शऊर कैसे अपने बच्चों में डालना है? उनके अंदर भी तो वही चीज वो ग्रो कर रही है कि जी इसी तरह हासिल किया जाता है जिस तरह से हासिल हो रहा है। अगर पावर से हासिल हो रही है चीज तो पावर से की जाती है, लेकिन ये शऊर हमने देना है अपनी यूथ को। डेफिनेटली सी बात है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने देना है ये शऊर, जो है उन मेंटोर्स ने देना है जिसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि जहां पर आपकी तरबियत ही ये हो रही है वहां पर कैसे चेंज आएगा? वहां पर हमें ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली अपनी सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि जो नैब ने ये जो अभी कार्रवाई की है इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट? मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे निकले, और जो जिम्मेदार है वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन आपकी ख्वाहिश है, यानी कि आपको लगता नहीं है? देखें कागजी कार्रवाई है ना। मैं 17 साल हो गए सहाफत करते हुए और कराची की सड़कों पे घूमते हुए। जी आदिल साहब, आपको पता चला होगा मैं रोज क्यों दुआ करती हूँ यहाँ बैठ के, जब मसाइल सुनती हूँ और मसाइल शेयर कर रही होती हूँ इस रोज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के, जो इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने दिया हुआ है मुझे। और मैं सामिया राशिद, यकीन करें, रोज़ न्यूज़ के थ्रू आज भी यही कह रही हूँ कि मैं उम्मीद भी करती हूँ, हम उम्मीद भी करते हैं, बल्कि मेरी पूरी टीम, हम उम्मीद भी करते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि ये मुल्क तरक्की की मंजिलों को छूता जाए। इसे जिस तरह अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है, अल्लाह ताला इसी तरह संभाले रखें, लेकिन हम सब अपना अपना दिया जलाते रहें, रोशनी करते रहें, दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें और अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर निभाएं। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दीजिए। थैंक यू सो मच आदिल साहब, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।